नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत में पिछले 12 साल से एक यक्ष प्रश्न है। पूरा देश उसका जवाब तलाशने में लगा हुआ है। इस देश के जितने महान पत्रकार हैं, हम जैसे सामान्य नहीं, महान पत्रकार, वो सभी जुटे हुए हैं। और खासकर बड़े बड़े चैनलों की जो एसआईटी होती है ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है वहां की, वो सब भी पूरा जोर आजमाइश किए हुए हैं कि इस सवाल का जवाब मिल जाए। सवाल है कि मोदी जी टॉनिक कौन सी पीते हैं। अच्छा, मोदी जी मशरूम कौन सा खाते हैं, ये मोदी जी ने बता दिया। 3,000 किलो वाला है कि 3 लाख किलो वाला है, मशरूम कौन सा खाते हैं वो बता दिया। ऐसे तमाम चीजें बता दी है, लेकिन टॉनिक नहीं बताए अब तक। पता नहीं, हम तो नहीं जानते भाई। हम इस बारे में जब जानते नहीं तो हम काहे सवाल खड़ा करें, पता नहीं कौन सा टॉनिक। लेकिन आज मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड से जो खबर आ रही है, जो हेडलाइन लगी है, न्यूजीलैंड से हेडलाइन लगी, उस हेडलाइन ने बता दिया है अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी कौन सी टॉनिक पीते हैं। अब दर्शकों के सामने ये चुनौती है कि वो अपने अपने तरीके से खुद जज करें, खुद अंदाजा लगावें कि कौन सा है। कौन बट्टी आती है या पुष्पी आती है, तमाम ऐसी है ना, कौन सी टॉनिक पीते हैं। और टॉनिक के साथ ही जब आपको ये देखेंगे हेडलाइन में, सीढ़ी हटाओ, झपकी लेने दो, तो और क्लियर हो जाएगा ये टॉनिक वाला फॉर्मूला। मोदी जी न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड पहुंचने पहले ही टॉनिक का सच पता चल गया, और न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद डील का सच पता चल गया। तो पहुंचने के पहले और पहुंचने के बाद ये दोनों को हम आपके सामने लेके आ गए हैं हेमंत जी के साथ। जोड़ लीजिए स्क्रीन पर हेमंत भाई। स्वागत हेमंत भाई। पहले मैं आपको थोड़ा याददाश्त में एक बार फिर से रिफ्रेश कर दें हम आपके, इसलिए आपको 2-3 स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। लाइए पहला स्क्रीनशॉट लाइए। ये देखिए, आज तक है, देश का सर्वश्रेष्ठ, शायद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। इसमें ऊपर देखिए, ये अब हालांकि जो शख्स आपको दिख रहे हैं ये अब चले गए हैं यहाँ से। यही इनाम है, यही सब करने का। दूरदर्शन चले गए हैं। सुनते हैं कई करोड़ है, उतना अमाउंट भी हमको नहीं लेने में जीभ थरथराती है। चीन के राष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज बता रही है उनके देश की हालत। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज बता रही है उनके देश की हालत। हमारे देश के प्राइम टाइम में पॉमेरियन मीडिया की आप दशा देखिए कि क्या खबर चला रहे थे। और इसको बताया जाता है कि प्राइम टाइम में सबसे एनालिटिकल प्रोग्राम। क्या खबर थी आपको याद आ गई होगी। हवाई जहाज से मोदी जी उतर रहे हैं तो मोदी जी का हाथ जो साइड में रेलिंग है, रेलिंग पे नहीं है, मतलब वो रेलिंग नहीं पहने पकड़े हैं। और सी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, वो रेलिंग पर हाथ रख के रेलिंग पकड़ के उतर रहे हैं। मोदी की उम्र 74 है, सी जिनपिंग की उम्र 71 है। ये देश की हालत बता दिया था। इससे इस आदमी ने, इसको तो कहीं चिड़ियाघर में रखो तो भाई साहब देश का रेवेन्यू बढ़ जाए। 1,000-2,000 रुपए से कम टिकट भी नहीं होना चाहिए। ये देख करके देश की हालत बता दिया। एक एक ऐसा देश का राष्ट्रपति है जो अंतरिक्ष पर राज करने लगा है। धरती छोड़ दीजिए, अमेरिका को कहता है तमीज से रहना, आना तो हमारे पास तमीज से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिसके पास जाता है तो 2 दिन तक जुबान नहीं खोलता, डर के बैठा रहता है कि जिनपिंग के सामने बैठे। और दूसरा है जिसकी सेहत बहुत जबरदस्त है, उसको सामने बिठा करके कहता है ट्रंप कि अगर कोई हमला करेगा तो हम आएंगे बचाने इसको। उसको सामने बिठा कहता है कि ब्रिक्स इज डेड नाउ। जिस ब्रिक्स का आधार है भारत, उसका मुख्य देश जो कहते हैं संस्थापक 5 उसमें से एक, कहता है ब्रिक्स इज डेड। सेहत देख के बताया था। अगली हेडलाइन लाइए, वो अगली फोटो लाइए, फोटो लाइए। ये देखिए, जब ये उस समय खूब वायरल हुई थी, एट फर्स्ट आई थॉट इट्स ए पैरोडी, एक सामान्य यूजर ने लिखा, बट इट्स तिहाड़ी जर्नलिज्म लेवल प्रो। ये भारत में पत्रकारिता का, और भारत के सबसे बताए जाते हैं कि सबसे महंगे, सबसे
बड़े पत्रकार लोग हैं। ये जो है देखिए कैसा चुन के लाया है खबर। चलिए पत्रकार, अब मैं इस पे डिटेल में जाऊंगा तो फिर कांग्रेस पे ही फिर पाप जाएगा। ये भूपिंदर हुड्डा जैसे लोग हैं जो पत्रकार बना दिए थे इसे, ला करके बिठा करके अपने कोटे से बनाया, यहां तक पहुंचा दिया। फिर पाप कांग्रेस पे ही जाता है। उसके कर्म उसके भी ऐसे थे जो आज भोगना पड़ रहा है। ठीक है, अब चलो ये दो देख लिया, आप तीसरा देखिए, तीसरा एक फोटो लाओ। ये तो देख लिया आप, ताकत, मोदी जी की ताकत देखिए कि बिना रेलिंग पकड़े। अब देखिए इतनी ताकत, ये दिनेश पुरोहित है, इन्होंने लिखा है, नीचे भी आपको खबर समझ में आ जाएगी। इतनी ताकत कहां से आती है? ये कोट अनकोट है, ये एंकर का सवाल था मोदी से बनारस में नाव पर, बोट पर, जब 2024 का चुनाव होना था उससे पहले बोट पर इंटरव्यू में ये सवाल था। इतनी ताकत कहां से आती है? आप कौन सा टॉनिक लेते हैं साहब? हम सब ने मोदी मीडिया के साथ नरेंद्र मोदी के ऐसे इंटरव्यू देखे हैं जहां वे उन्हें फिट और दिन में 18 घंटे काम करने वाला बताने की कोशिश करते हैं। अब न्यूजीलैंड मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मोदी फ्लाइट शेड्यूल करने की रिक्वेस्ट करते हैं। भाई आगे बढ़ाओ, फ्लाइट शेड्यूल करने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वे झपकी ले सकें, और ऐसी जगह पसंद करते हैं जहां सीढ़ियां ना हो। सब ठीक है, वे 75 पार कर चुके हैं, लेकिन फिर झूठ क्यों बोलना और फेक न्यूज क्यों फैलाना? मैं दिनेश पुरोहित के पोस्ट से बिल्कुल सहमत हूं। 75 पार हो गए हैं, हमें भी थकान होती है तो 75 पार है, थकान होती होगी, लेकिन फिर ये ढकोसला, ये पाखंड क्यों करना कि ये सुपरमैन है, ये मकड़ी मैन है, स्पाइडर मैन है, या ऐसे ऐसे चढ़ जाते हैं दीवार पे? ये सब क्यों ड्रामा करना? बताओ ना, इंसान है, थका हुआ है, बीच में थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट कर रहा है। अब आपको खबर दिखा देते हैं, दिनेश पुरोहित ने खबर इशारा कर दिया है, खबर का इशारा कर दिया है। स्नीपर्स, नो स्टेयर्स एंड नैप्स, मोदी एड्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर न्यूजीलैंड विजिट। ये सिक्योरिटी नहीं है, ये आराम तलबी कह लीजिए या मोदी की असली फिजिकल कंडीशन कह लीजिए, ज्यादा ठीक होगा। असली फिजिकल कंडीशन, जिसको ढक करके मोम के पुतले को बताया जाता है कि अगर यही असली है तो वो असली नहीं होता है। अब मैं हेमंत भाई के पास चल रहा हूं और फिर इसके बाद डील का सच आपको बताएंगे आंकड़ों के जरिए। हेमंत भाई, मोदी जी टॉनिक कौन सा पीते हैं अभी पता चला या कोई डाउट है? दर्शकों वाला ही सवाल आपसे मेरा है, ये क्या आशीष अखबार में छाप? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये स्टफ मैगजीन है। स्टफ का पूरा एक न्यूज़पेपर ग्रुप है और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है। इसने मोदी जी का, जैसे हम कभी प्रोफेशनल जमाने में हम लोग किया करते कि कोई भी बड़ी इवेंट होने वाली है तो हम उसका कर्टन रेजर किया करते पहले दिन कि फला आ रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्थाएं हैं, ये सारी हैं, ये डूज हैं, ये डोंट्स है, ये सिक्योरिटी का सारा तामझाम है, उस तरीके से। तो जो स्टफ है, जिसकी आपने एक खबर की क्लिपिंग दिखाई, आप चाहें तो पूरी भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में, मैं उसको हिंदी में पूरे का पूरा आपको रूपांतर बता दूं। तो न्यूजीलैंड की ये मीडिया कंपनी है और इसमें जो कुछ है, ये सबसे बड़ा समाचार संगठन है और सबसे लोकप्रिय समाचार पत्र और पत्रिकाएं वहां पर प्रकाशित करता है। उसकी ये लीड स्टोरी है जिसका आपने जिक्र किया। इन्होंने क्या कहा, आप एक बार वो साइड में लगा के छोड़ दीजिएगा, मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूं। और बाकायदा बाईलाइन स्टोरी है। मोदी जी जब कल लैंड किए शाम को, ठीक उसी समय वो स्टोरी वहां पे रिलीज की गई थी। स्नाइपर्स, नो स्टेयर्स एंड नैप्स, मोदी एड्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर न्यूजीलैंड विजिट। इस स्टोरी में, ये स्टोरी की किसने है ये भी मैं दर्शकों को बता दूं। ये है इसाक डेविसन, जर्नलिस्ट साथी जो है, उन्होंने ये स्टोरी की है, ऑफिशियल सोर्सेज के जरिए की, बाकायदा कोट्स अनकोट से, और बहुत रिवीलिंग खबर है। खबर ही अपने आप में रिवीलिंग है। उसके बाद मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो दर्शक समझ लेंगे, नहीं तो कोई कमी रहेगी तो मैं बता दूंगा, कोई खास बात नहीं। आपको बताया जो मोदी जी आजकल गुच्ची के ऊपर, आजकल भाजपा और आरएसएस में गुच्ची प्रेम चल रहा है पिछले 12 साल से, 30 से 40 हजार रुपए पर केजी है। उसकी औषधीय विशेषताएं भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन पहले स्टोरी जो स्टफ ने लगाई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। स्टफ क्या कहता है, प्रधानमंत्री जी, कोट, इसमें कोई भी शब्द मेरा और आपका नहीं है, ये सारा स्टोरी है यूके, कोट एंड कोट। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कथित तौर पर यह अनुरोध करते हैं कि उनके कार्यक्रम में थोड़ी देर आराम करने का समय हो।
विद इन ब्रैकेट नैप, और ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाए जहां सीढ़ियां न हो। उनकी उम्र को देखते हुए इसमें कतई कोई समस्या नहीं है, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि भारत में जो दावे जिनका आपने जिक्र किया, उन दावों की कोई जरूरत नहीं है। एज रिलेटेड चीजें सबके साथ होती हैं, सीमाएं भी होती हैं, फिर लार्जर देन लाइफ क्यों बनाना है? लेकिन वो चलो मोदी मीडिया का काम है, वो अपना पमेरियंस करते रहेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन हम जो असलियत है, जो न्यूजीलैंड के अंदर कर्टन रेजर छपा और जिसने आंखें खोली, उसकी बात हम करते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा है? स्नाइपर, सीढ़ियां नहीं और झपकी, न्यूजीलैंड दौरे के लिए मोदी जी की सुरक्षा में अतिरिक्त इंतजाम। और ये स्टोरी ऑकलैंड डेटलाइन से ही छपी है, जहां आज मोदी जी डंका बजाने वाले हैं। करीब करीब 40,000 भारतीय, अप्रवासी भारतीय वहां पर उनके होने की संभावना है। और जो पहले बता दूं स्टोरी शुरू करने से पहले, कि जो कल ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यहां भी प्रबल संभावनाएं हैं कि भारत के खिलाफ नारेबाजी और उस तरह की परिस्थिति हो। कुछ लोगों के हथियार भी जब्त किए गए। अब पूरी स्टोरी पे आ जाता हूं, जो ऑकलैंड में जो ये स्टोरी इस समय स्टफ ने लीड स्टोरी के तौर पे मोदी जी का कर्टन रेजर किया है। शनिवार को कई तरह की रुकावटों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए शहर के बीचों बीच पुलिस, जासूस, बम खोजने वाले दस्ते और छतों पर स्नाइपर तैनात किए जा रहे हैं। और अगर आप इस कड़ी सुरक्षा से ध्यान नहीं भटकते हैं, तो शायद आप उनके 15 गाड़ियों के काफिले, या मोदी कैड, केवल कैड कहते हैं ना, तो वहां पर मोदी कैड नाम रखा गया इसका, के कारण रास्ते में लगी रुकावटों में फंस सकते हैं। छतों पर स्नाइपर, बम सूंघने वाले कुत्ते, खास एंटी टेरर स्क्वाड और देश के दूसरों हिस्सों से बुलाई गई सैकड़ों अतिरिक्त पुलिस बल, ये कुछ ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑकलैंड के इस दौरे के लिए की गई है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत समेत 24 घंटे के दौरे के लिए मोदी शुक्रवार शाम एयरफोर्स 1 जेट से इंडिया 1 से पहुंच चुके हैं। उनके दौरे का कार्यक्रम ज्यादातर गुप्त रखा गया है। हालांकि यह पहले ही बताया जा चुका है कि वे शनिवार को स्पार्क एरिना में राजनीतिक समर्थकों के साथ एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह भारत न्यूजीलैंड संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक और बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सरकार, विपक्ष और व्यापार जगत के नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए अब तक की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए की गई है। दौरे के लिए किए गए जोखिमों के आकलन से पता चलता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां इंपॉर्टेंट आ रहा है, सेफ्टी का मामला है, कि 2024 में चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के दौरे की तुलना में इसमें काफी ज्यादा जोखिम है। और वो जोखिम क्या है, उस पर आता हूं। इस जोखिम आकलन का कारण आंशिक रूप से भारतीय मूल के न्यूजीलैंड वासियों के बीच हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर बढ़ती फूट, गैर भारतीय न्यूजीलैंड वासियों में भारत विरोधी भावना का बढ़ना और डेस्टिनी चर्च के नेता ब्रायन तमाकी की हालिया चरम टिप्पणियां हैं, जिसके कारण पुलिस ने उनका बंदूक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और उनके हथियार जब्त कर लिए। यह भी समझा जा रहा है कि मोदी की उम्र विद इन ब्रैकेट 75 साल के कारण कुछ अतिरिक्त चुनौतियां उनके शेड्यूल में आराम करने, विद इन ब्रैकेट नैप के लिए समय रखने और ऐसी जगहों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है जहां सीढ़ियां न हो। और ब्रैकेट में वो लिखते हैं, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि 6 साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान वे सीढ़ियों पर गिर गए थे। न्यूजीलैंड का मीडिया लिख रहा है। न्यूजीलैंड भर में पुलिस की खास टीमें, जिनमें पब्लिक ऑर्डर टीमें भी शामिल है, बुलाई गई है। लेकिन यह सिर्फ घरेलू स्तर का ऑपरेशन नहीं है। मोदी अपने साथ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अधिकारियों को भी लाए हैं, जिन्हें देश में रहने के दौरान हथियार रखने की इजाजत दी गई है। सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, उनमें मोदी के रहने की जगह और जिन जगहों पर वे जाएंगे वहां आसपास की छतों पर स्नाइपर तैनात करना शामिल है। जमीन और समुद्र दोनों जगह पर विस्फोटक की जांच करने वाले ऑपरेशन भी चल रहे हैं। मोदी का काफिला काफी बड़ा होगा, जिसके लिए कई बार सड़कों को बंद करना पड़ेगा। ऑपरेशन कमांडर इंस्पेक्टर ग्रे एंडरसन का ऑफिशियल कोट है, ने कहा है कि शनिवार को शहर के कुछ हिस्सों में लोगों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। दूसरे देशों के दौरों पर भारतीय प्रधानमंत्री 15 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं और जब ट्रैफिक धीमा होता है तो एसपीजी अधिकारी उनकी गाड़ी के साथ साथ चलते हैं। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां दौरे से काफी पहले उस देश का दौरा करती हैं और वो सारे का सारा तो प्रोटोकॉल है। डिफेंस और इंटेलिजेंस एनालिस्ट, अब यहां ध्यान से पूरी बात सुनिएगा, सारा खेल समझ में आएगा। डिफेंस और इंटेलिजेंस एनालिस्ट पॉल बुकानन का कहना है
कि विदेशी मेहमानों के लिए आमतौर पर सुरक्षा के 3 घेरे होते हैं। पहला घेरा अंदरूनी है, जिसमें मोदी जी के एसपीजी कमांडो होंगे। बिना पहले से मंजूरी मिले किसी को भी इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं होगी। 5 मीटर के दायरे में सिर्फ उनके अपने लोग होंगे। अब जब आप इतने करीब पहुंच जाते हैं तो सुरक्षाकर्मी हथियारों से लैस होते हैं और ऐसा स्थानीय अधिकारियों के साथ समझौते के तहत ही किया जाता है। फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर के बारे में उन्होंने बताया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। संभावित खतरों को रियल टाइम अंदाजा लगाने के लिए उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 5 आईज से मिलने वाली जानकारी शामिल है, जिसमें यूएस, कनाडा, वो सारे लोग भी। बुचनन का कहना है कि मोदी के दौरे में 2 वजहों से सुरक्षा की जटिलता बढ़ गई है। 2 वजह, न्यूजीलैंड में बढ़ता हिंदू राष्ट्रवाद और डेस्टिनी चर्च के नेता ब्रायन तमाकी की हालिया भारत विरोधी टिप्पणियां। कोट, मोदी हिंदू राष्ट्र के बड़े समर्थक हैं। जब लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे तो भीड़ को संभालने में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए भारतीयों के आपसी झगड़े ऐसे समय में सामने आ सकते हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या समझे? ये पुलिस की रिपोर्ट है, ये आशीष चित्रांशी की नहीं है, हेमंत अत्री की रिपोर्ट। बुचनन का कहना है कि न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के बारे में तमाकी की भड़काऊ टिप्पणियों को देखते हुए पुलिस डेस्टिनी चर्च के संभावित विरोध प्रदर्शन को लेकर सतर्क है। डेस्टिनी चर्च ये कहां से आया? पिछले हफ्ते उनके हथियार जब्त करने के बाद पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या ये हथियार रखने के लिए सही और उपयुक्त व्यक्ति भी हैं या नहीं। ये कार्रवाई तब हुई जब तमाकी ने पिछले महीने सोशल मीडिया पर लिखा, अब मुझे नहीं पता इसको पढ़ना चाहिए नहीं, आप इस पे बतौर एडिटर इसको वैल्यू जजमेंट लीजिएगा, मैं कोट कर रहा हूं, काटना हो तो काट दीजिएगा। सोशल मीडिया पर लिखा, कोट, आइए न्यूजीलैंड को हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों से मुक्त करें और क्यों न हम मस्जिदों और मंदिरों को जला दें जैसे को तैसा, अनकोट। ये टिप्पणियां कट्टरपंथी, न्यूजीलैंड के कट्टरपंथी का स्टेटमेंट। जी जी जी, चर्च। ये टिप्पणियां भारत में ईसाइयों के उत्पीड़न के उनके दावों के जवाब में की गई थी। तमाकी ने मोदी के बारे में भी बहुत भड़काऊ टिप्पणियां की हैं। माना जा रहा है कि मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा का इंतजाम 1999 में एपेक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा के बाद अब तक का सबसे बड़ा और मजबूत होगा। ये कर्टन रेजर है मोदी जी की वहां की यात्रा का। इसमें वो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जो कट्टरपंथी का स्टेटमेंट जिसको आप कह रहे हैं कि डिसीजन लेना है कि हटाया जाए कि रखा जाए, मुझे लगता है कि ये भारत के लोगों के लिए जरूरी है। भारत के कितने बच्चे हैं, मतलब लाखों में, अभी भी न्यूजीलैंड में 2,90,000 के करीब भारतीय रहते हैं। उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं। बच्चों को हम लोग भेजते हैं, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, न्यूजीलैंड भेजते हैं। पता होना चाहिए वहां पर हमारे देश के प्रति भावनाएं क्या है। और जब ये पता होना चाहिए तो यह भी पता होना चाहिए कि उसने क्या लिखा कि भारत में हो रहे ईसाइयों पर हमले के जवाब में। और आपको 3 दिन पहले हमने दिखाया था पश्चिम बंगाल में, जहां पर चर्च के ऊपर चढ़ करके क्या हो रहा था, आप देखे थे ना वो वीडियो पूरे देश में। तो ये सोशल मीडिया का दौर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पोस्ट करने के बाद और वो भारत की सीमा पार नहीं कर पाता वीडियो, वहां पर बीएसएफ चेक करती है। वीडियो को बीएसएफ नहीं चेक करती, वो पार हो जाता है सीमा पार जैसे ही लगता है। और लाखों की संख्या में लोग वो वीडियोज पोस्ट करते हैं। क्या गत बना दिया भैया, क्या गत बना दिया। मैं रिपीटेशन होता है अपनी भावनाओं शब्दों का, लेकिन क्या गत बना दिया हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, जो मैं आपको हमेशा एक बात लगातार लंबे समय से अपन चर्चा करते हैं कि जो यहाँ का माहौल है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दुनिया के किसी भी हिस्से के। तो ये यहाँ पर तो वर्टिकल डिवीजन के सारे ही राजनीति है, इसके अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं, केवल और केवल वर्टिकल डिवीजन, हिंदू राष्ट्र फलाना। तो यहाँ तो हिंदू राष्ट्र चाहिए और ये चाहते हैं कि विदेशों के अंदर हमारे हम सब की वहां पर मान सम्मान, और हम जो चाहे चर्च के साथ करें, हम जो चाहे माइनॉरिटीज के साथ करें। ये तो आशीष भाई संभव नहीं। टिट फॉर टैट है, जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा हम आपके साथ करोगे। यहां आप मस्जिदों के क्रॉस उखाड़ोगे और वहां कोई आपका अभिनंदन करेगा, तो ये तो अपेक्षा भी नासमझीपूर्ण है, मैं तो ऐसा मानता हूं। नहीं, ये शुरू हो चुका। मैं बीच में आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए रोक रहा हूँ। अमेरिका में हमारे आराध्य, हमारे मतलब
जिंदौल पर मेरा तो और भी वो है विश्वास। एक अमेरिका में हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, क्या स्टेटमेंट आया था याद है आपको? कितना आपत्तिजनक, मैं बोल नहीं सकता। मेरे आराध्य सब दुनिया भर में लोग आस्थावान लोग हैं, सबका अपने अपने धर्म में सबका आस्था है। इसीलिए है कि आप दूसरे का निरादर नहीं करो, दूसरे का आप अपमान करोगे तो आप दुनिया में, फिर मैं बार बार कहता हूं, हिंदू राष्ट्र कल को मोदी जी बना लो बना चलो। मैं हालांकि कभी इसका पक्षधर नहीं हूं, जो हमारे देश की रूह है उसको जिंदा रखना चाहिए, बना दो। हिंदू राष्ट्र तुम अकेले होगे ना, ठीक है। तुम्हारे यहाँ जो चल रहा है, जिस तरीके से इलाज टाइट करने वाला सिस्टम है, तुम अकेले टाइट करो और तुम्हारे परिवार को, मतलब भारतवंशियों को पूरी दुनिया में टाइट किया जाएगा। क्या करोगे? पूरी दुनिया में टाइट किया जाएगा। या तो फिर आइसोलेशन में आ जाओ, फिर वसुधैव कुटुंबकम का नारा छोड़ दो, आइसोलेशन में आ जाओ। आइसोलेशन में आ जाओगे तो भी सोचो कि दशा क्या होगी। हम उस लायक भी नहीं है कि हम आइसोलेशन में जी पाए। आइसोलेशन में जीने के लिए वो आदमी होना चाहिए जो खुला बाजार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। तो बहुत सारी ये इस देश के लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया है। ब्रेन वॉश शब्द का इस्तेमाल एक विशेष धड़े के लिए दुनिया में होता था कि वो ब्रेन वॉश कर देते हैं लोगों को और एक गलत रास्ते पे ढकेल देते हैं। आज उस ब्रेन वॉश का हम इस्तेमाल अपने भारत में देख रहे हैं। ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं, उन्हें कुछ भी समझा लो। अरे क्या हेमंत भाई समझा देंगे, क्या आशीष चित्रांशी समझाएगा, कोई क्या समझा लेगा, कुछ भी समझाओ। खतरे में हिंदू बचाना है। अरे खतरा किससे है? तुम ही तो राज कर रहे, खतरा किससे है भाई? किससे खतरा है तुम्हें? दुनिया भर के हर देश में सबसे बड़ी संख्या प्रवासियों की, भारतीयों की है। इज्जत से यहाँ पर सबके मिलजुल के रहोगे तो आपके हमारे भाई बंधु दुनिया भर में खुशहाल रहेंगे, और वो खुशहाल रहेंगे तो उनकी खुशहाली भारत की खुशहाली से जुड़ी हुई है। हर चीज इंटरलिंक है। उनकी खुशहाली भारत की खुशहाली से जुड़ी हुई है। भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है रेमिटेंस का। दुनिया भर में जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, वो भारत की तरफ एक मनी फ्लो उनके तरफ से होता है। लेकिन यहाँ का माहौल बना करके वो विदेश में है, अच्छा उनको कोई दिक्कत नहीं है तो वो वहीं घर में बैठ करके कह रहे हैं बना दो बना दो बना दो, और जब दिक्कत आती है तो मुंह बा देते हैं। अब आपको दिखाते हैं, हम आंकड़ों कहे थे ना, आंकड़ों को दिखाते हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सहित 18 फैसले। पीएम बोले 1.72 लाख करोड़ निवेश करेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नहीं बोल रहा है, पीएम बोल रहा है कि न्यूजीलैंड करेगा। आज 40,000 लोगों को, अब असली बात नीचे है, आज 40,000 लोगों को संबोधित करेंगे। इस बात को तो एक प्रोग्राम में 5 बार हेमंत भाई भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं। दुनिया का इकलौता नेता है जो अलग अलग देशों में जाकर रैली करता है। ये रैली करेंगे, वहां 40,000, वहां 30 थे, यहाँ 40 होंगे। दिखाइए, फ्री ट्रेड 18 एग्रीमेंट, 1,72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सब हो गया ना। गौर से पढ़िएगा, हेमंत भाई आप भी पढ़िए ताकि आगे इस पर आंकड़ों को समझाइएगा। बायलैटरल मर्केंडाइज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड रीचेज हिस्टोरिक माइलस्टोन इन 2025, 2025 में हिस्टोरिक माइलस्टोन, कल्मिनेटिंग इन द साइनिंग ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बेसिकली दिसंबर 25 में ही हो गया था। अब आइए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट छोड़िए, अब आइए मुख्य मुद्दे पर। यहां पे देखिए, टोटल टू वे ट्रेड स्टैंड्स एट अप्रोक्सीमेटली 3.95 बिलियन एनुअली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3.95 बिलियन का टोटल व्यापार है सालाना। 4 बिलियन आप मोटा मोटी रख लीजिए। अब चलिए जरा ऊपर, इस 4 बिलियन में इंडियाज एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड, भारत न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कितने का करता है, भारत कितने करता है, वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली 881.75 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 1 बिलियन भी नहीं है। 1 बिलियन भी नहीं है। 4 बिलियन का व्यापार है, 1 बिलियन का भी भारत एक्सपोर्ट नहीं करता। मेन कमोडिटीज ड्राइविंग दिस इंक्लूड फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, व्हीकल एंड अपैरेल्स। ठीक है,
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया टोटल्ड न्यूजीलैंड $2.03 billion, मेकिंग इंडिया देयर 21st largest goods export market. Primary goods exported include forestry products, horticulture such as apple, kiwi fruit, aluminium, iron and steel, wool and travel services. बेवरेजेज भी हैं इस एक्सपोर्ट के उसमें, जो यहाँ नहीं है वो भी है। भारत जितना कमाता है न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड भारत से उसका 3 गुना कमाता है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, एफटीए हो गया, ठीक है। दिक्कत हमारे यहाँ क्या होता है ना, दिक्कत क्या है, हमने एग्रीमेंट कर लिया, तारीख एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ये आगे आदमी नहीं कहता कि एग्रीमेंट पढ़ लो कि भारत का बैनामा किया गया है। यहां ट्रेड सरप्लस मतलब किस देश की खपत किस देश में कितनी है। न्यूजीलैंड हमारे देश में अपने प्रोडक्ट खपा रहा है, या हम, अगर हम यहां पर ट्रेड सरप्लस में होते तो मैं जरूर ताली बजाता, क्योंकि दोनों 0-0 पर आ गए, मतलब दोनों 0-0 पर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। भारत का सप्लाई न्यूजीलैंड में ज्यादा है, मजा आ गया, भारत को और रेवेन्यू आएगा। यहां माल कहां किसका खप रहा है, न्यूजीलैंड का भारत में खप रहा है। बजाओ ताली हेमंत भाई। आशीष भाई, यही नया भारत है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कुछ, जहां मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं है। जो ट्रंप ने दुकान खोली थी डील की, उसको वहां पर डील कह लेते हो, अमेरिका के साथ टैरिफ डील, बाकी देशों के अंदर एग्रीमेंट कह लेते हो। अब न्यूजीलैंड जैसे देश से भी अगर आप ट्रेड सरप्लस नहीं है, तो फिर आप सोच लीजिए आप बढ़ाते क्या और बेचते क्या, क्या बेच रहे हैं आप उनको? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें आपका अपना क्या है? कच्चा तेल खरीदा और यहां पर आकर के उसको रिफाइन करके वो बेच दिया, उसके प्रोडक्ट्स अलाइड बेच दिए। असली बात, समस्या आज दुनिया में आके कहां खड़ी होगी आशीष भाई, कि आज की दुनिया के अंदर हम चैंपियन किस चीज के हैं? मैन्युफैक्चरिंग के, किसी भी चीज के नहीं बचे। हम क्या है? हम बन गए असेंबलर। मोदी जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, वो और उनके चेले, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन का उत्पादक बन गया है। अरे भले आदमियों, उसको असेंबलिंग कहते हैं, उसको उत्पादन नहीं कहते। उसके जितने कल पुर्जे हैं वो सारे कहां से आ रहे हैं? वो चाइना से आ रहे हैं, वो ताइवान से आ रहे हैं, दूसरे देश। आप केवल असेंबलिंग कर रहे हैं आप। तो जिस राजा और जिस प्रजा को, प्रजा ही कहेंगे आज की तारीख में, नागरिक तो बचे नहीं, तो सवाल मुक्त मामला है। तो जिस राजा और प्रजा को मैन्युफैक्चरिंग का ही ना पता हो, और मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का फर्क ना पता हो, उस देश का तो फिर कल्याण तो अवश्यम भावी है ना, वहां तो कुछ वो नहीं। आपने दूसरा पॉइंट इसमें दिखाया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 1, फार्मास्यूटिकल्स 2। फार्मास्यूटिकल्स में आपकी इंडिजिनस प्रोडक्शन क्या है? सारे का सारा एपीआई आप कहां से खरीद रहे हैं? चाइना से। चाइना हल्का सा एक तार खींच दे तो होगी आपकी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, तो हुई या नहीं? क्या कर रहे हो आप फार्मा के अंदर? कोई रिसर्च है आपकी? कोई इंडिजिनस प्रोडक्शन है? वहां से रॉ मेटेरियल खरीदा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, उसको तैयार किया और पूरी दुनिया में पेल दिया। आपका क्या है उसके अंदर? तो ये जो पिछले 12 साल हैं, ये मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, फलाना इंडिया, इन नारों के अलावा, इस लफाजी के अलावा कुछ हुआ नहीं। और चाइना के साथ तो हालत आप देखिए, चाइना से हमारा इंपोर्ट कितना बढ़ गया और एक्सपोर्ट घट गया। मैंने आपको सारा डेटा दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय का। कब आप सोचिए, एक्सपोर्ट कभी घटता भी है क्या? घट गया, और इंपोर्ट अंधाधुंध बढ़ता जा रहा है। और चाइना कभी अरुणाचल में, कभी कहीं, कभी कहीं, और उसका जो डिफेंस बजट है, वो सारा पैसा कहां से जा रहा है? भारत से जो मुनाफा कमा रहे हैं वो डिफेंस बजट में करेंगे वो। तो आप आत्मनिर्भरता की बात करते हो, आत्मनिर्भरता में ये तो बता दीजिए कि आपने बढ़ाया क्या, किस चीज में लीड ले लिया आपने? तो मोदी जी की लफाजी, मोदी जी की आंकड़ेबाजी, ये सारी ट्रेड डील, जब अगर आप न्यूजीलैंड से भी ट्रेड डेफिसिट में हो, और ट्रेड डेफिसिट में कितना है? 2.5 गुना, 88 मिलियन और 2.25 बिलियन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन 12 सालों में दूरदृष्टि क्या रही है। इस खबर को भी अगर आप हेडिंग को दोबारा देखेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण बात, ये सब ट्रेड परेड को इनके चेले नहीं पड़ते।
उसमें नीचे सेकंड लाइन पड़ी है कि एक बार दोबारा वो हेडिंग दिखाइएगा जो मैंने भेजी थी, उसमें देखिए 40,000 लोगों को आज संबोधित हाँ, करेंगे। ये है खबर। डंका आशीष भाई इस पे बजना है। कौन आपके ट्रेड एग्रीमेंट पूछ रहा है, कौन निवेश पूछ रहा है? यहां तो ऐसी ऐसी कंपनियां निवेश के एग्रीमेंट कर लेती हैं जो कागज पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोदी जी 2005 से वाइब्रेटिंग गुजरात में उसके अलावा क्या करते थे? यही तो नाटक करते थे। 2005 में शुरू किया था अडानी और अंबानी के साथ मिलकर। मैं गया था वहां पे, 2 दिन रुक के आया। वाइब्रेटिंग गुजरात, इतना गुजरात में हर साल जो निवेश का वायदा किया जाता है, अगर वो निवेश हो जाए आशीष भाई, तो नया गुजरात बन जाएगा भाई साहब, विच विल बी बेटर देन कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी एंड यार न्यूयॉर्क। नया गुजरात ऐसे नहीं बन जाएगा, मैं उसमें जोड़ देता हूँ। हिंद महासागर में ट्रॉली ट्रॉली डंपर से मिट्टी गिरा करके और हिंद महासागर पाट करके, मतलब वहां पर कहते ना मिट्टी गिरा करके तालाब पोखरे जैसे पाट दिए जाते हैं, वैसे हिंद महासागर पाट करके जितना निवेश बता दिए हैं सब कागजों में, अगर इतना पैसा आ जाए तो समंदर में ट्रॉली और डंपर से मट्टी गिरा करके पाट करके समतल करके और गुजरात नया बस जाए। कागजों में उत्तर प्रदेश में जब से 8 साल में आप जितना निवेश आ गया है ना, जितना निवेश, अब मैं क्या कहूं, उस निवेश पर कई पड़ताल हो चुकी है, दूसरी तरफ चले जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि क्या कहें, जो पेट्रोल पंप पर जाने के पहले कहते हैं कि जरा पेट्रोल पंप जा रहे हैं भाई साहब थोड़ा ट्रांसफर करना, वो भी चले जाते हैं एमओयू साइन करने। समझा? पेट्रोल पंप पे जाने से पहले कहेंगे जरा मुझे एक उस पे स्कैनर पे स्कैन कर देना, वो एमओयू साइन करने चले जाते हैं। और बाहर आके बताते हैं इतने का एमओयू है। अब बताओ आप। वहां क्या है, एक दुकान खुली हुई है बाहर लिखने वालों की, वहां एक डेस्क है, वहां आशीष चित्रांशी गए कि मेरे लिख दो 1200 करोड़। हेमंत ने देखा कि ओहो आशीष चित्रांशी 1200 करोड़, इनकम टैक्स रिटर्न तो भाई का 5 लाख का भी नहीं। फिर हेमंत ने सोचा कि बेटा तू लिख दे 3200 करोड़। तो आप आपसे महान हो गया मैं? चवन्नी ना देनी ना लेनी ना किसी ने हिसाब पूछना। अगर यूपी के अंदर इतना निवेश हो रहा है, अगर गुजरात के अंदर इतना निवेश हो रहा है, तो फिर ये बेड़ा गर्क और सत्यानाश क्यों है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एम्प्लॉयमेंट का? मेरे भैया इसका हमें तो कोई यही तो जवाब दे दो। चाहते हैं, बता दे कोई कि निवेश हो कहां पे रहा है। बस नहीं हो रहा है, हेल्थ ऐसा में, नहीं हो, नहीं नहीं एजुकेशन नहीं में, नहीं इंफ्रा नहीं, में गलत कहां हो रहा है? गलत हाँ, बात कर रहे हैं आप, बहुत हाँ, गलत बात कही आप। हाँ। निवेश हो रहा है इवेंट्स के अंदर। अभी अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने स्टोरी चला दी है, अभी वो दिखाना शायद संभव नहीं हो पाएगा, कि इतने जहाज मेलबोर्न में भर के आए भारतीयों के, इसका पैसा किसने दिया। अभी स्टोरी चल रही है और टीवी, ऑस्ट्रेलियन टीवी पे चल रही है कि मोदी की इवेंट के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है, इतने जहाज भर भर के आए, हु पेड फॉर इट। आप तो दाल और करी पे रुक गए थे। पैसा वहां लगता है भाई साहब। नथिंग कम्स बताओ। फॉर फ्री, नथिंग कम्स फॉर फ्री। यहां पे चलिए लगा वो के क्या स्टोरी कर पूरा लोगे आप? दिखाएंगे, हम पूरा दिखाएंगे इनके इवेंट का सच, लेकिन कह तो रहे कि हम दिखा करें का। एक 2 लाइन के हमारे यहाँ देसी कहावत है, उसी को खत्म कर देता हूँ। कापे करूं सिंगार पिया मुर आन्हर दे। मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? बिल्कुल देसी गांव का एक गांव ये हुआ है कि किसके लिए श्रृंगार करूं, पिया मोर आन्हर दे। मेरा जो पिया है, प्रेमी है, पति है, वो तो देख ही नहीं सकता, दृष्टिहीन है। तो वही है, दिन भर दिखा तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, लेकिन किसको बताएं जब देश जो है मोदी की दवाई खुराक डोज लेकर के मस्त है। मस्त है, उसे हम बताएंगे, कान में आवाज ही नहीं जाता, उसके कान में आवाज जाता है मोदी मोदी। पूरी सब्जी अचार कैसे क्या दे करके मोदी मोदी। देश जाए कहीं बेड़ा गर्क। तो लेकिन फिर भी हम भी ढीठ ही हैं, हम भी ढीठ हैं। हमारे 1 लाख 2 लाख, जो भी 4 लाख हमारे परिवार के रूप में बने हुए हैं, हम उन्हीं के जरिए की चाहते हैं कि वो भी पहुंचाएंगे, दुई को वो भी जगाएंगे, उठ देख है हकीकत, है मोदी की हकीकत। तो दिखाएंगे, इसीलिए हम भी ढिठाई कर रहे हैं। भले पिया देखे न देखे,
हम श्रृंगार करने को तैयार हैं और दिन भर करके लाते हैं, दिखाते हैं आपको। हाँ, जब मोदिक श्रृंगार दिन भर देखते हो, नख से सिख तक मेंटेन, तो कम से कम खबरों को भी देखो उसका। हम तो ज्यादा श्रृंगार भी नहीं करते, खबर एजिटेड लाख दिखा देते हैं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।